एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो. With what acceleration a should the box in the figure descend so that the block of mass m exerts force mg by 4 on the floor of the box. तो अगर तुम ब्लॉक m का fbd बॉक्स के फ्रेम से बनाते हो तो नीचे इसका वेट लग रहा होगा और ऊपर सीडो फोर्स एम ए और बॉक्स का नॉर्मल फोर्स इस पे एन ऊपर लग रहा होगा और बॉक्स के फ्रेम से ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, राइट. नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो एम ए प्लस एन शुड बी इक्वल टू एम जी और एन की वैल्यू एम जी बाई 4 गिवन है. तो इसको सॉल्व करने पर ए की वैल्यू 3g/4 आ जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन देखो. Consider the following statement about the blocks shown in the diagram that are being pushed by a constant force on frictionless table. All blocks move with the same acceleration. Statement A सही है कि गलत है? ये सही दिया हुआ है ना, साथ में ही जाएंगे. The net force on each block is the same. What about statement B? सारे ब्लॉक्स का अगर acceleration सेम है, किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? उसका मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या सबका मास सेम है? मासेस आर डिफरेंट ना, 1 kg 2 kg एंड 3 kg. तो अगर सारे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम है तो क्या उन पे नेट फोर्स भी सेम होगा? नहीं, उन पे नेट फोर्स अलग होगा क्योंकि सबके मासेस अलग है. तो खाली स्टेटमेंट ए ही करेक्ट होगा. समझ में आया सबको ये लॉजिक? ओके. एग्जांपल 3. A body of mass 2 kg moves vertically downwards with acceleration of 19.6 meters per second square. The force acting on the body simultaneously with the force of gravity is. इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक और कोई तो फोर्स नीचे लग रहा होगा. यस और नो? क्योंकि अगर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता. तो इस केस में फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? F प्लस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन 2 टाइम्स जी दिया हुआ है, 19.6 मतलब 2 टाइम्स जी. तो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा वो भी mg लग रहा होगा. mg मतलब 2 इंटू 9.8 मतलब 19.6 न्यूटन. ऑप्शन ए. समझ में आ रहा है सबको ये सब? ओके. एग्जांपल 4. A time dependent force F equals to 3t. F is in newtons and t is in seconds. X on 3 blocks M1, M2 and M3 kept in contact on a rough ground as shown in the figure. Coefficient of friction between the blocks and the ground is given to be 0.4. If M1, M2 and M3 are 3 kg, 2 kg and 1 kg, the time after which the blocks will start to move. देखो यहाँ पे तीनों ब्लॉक्स के नीचे फ्रिक्शन होगा. मासेस 3 kg, 2 kg और 1 kg गिवन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है. तो जो M1 ब्लॉक्स है उसके नीचे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, सबके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते. M1 के नीचे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? 30 इंटू 0.4 मतलब 12 न्यूटन्स. M2 के लिए कितना होगा? 20 इंटू 0.4 8 न्यूटन्स. और M3 के लिए 10 इंटू 0.4 4 न्यूटन्स. तो जो टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन है तीनों का मिला के वो कितना होगा? इन सबका एडिशन 24 न्यूटन्स. मतलब एक्सटर्नल फोर्स को ओवरऑल 24 न्यूटन्स के फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा इन तीनों ब्लॉक्स को मूव करवाने के लिए. और फोर्स 3t दिया हुआ. तो जैसे ही 3t 24 के इक्वल होगा मतलब 8 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक्स मूव करना स्टार्ट करेंगे. 8 सेकेंड से पहले फोर्स की वैल्यू टोटल फ्रिक्शन से कम होगी तो फ्रिक्शन ब्लॉक्स को मूव नहीं करने देंगे. ये बात समझ में आ रही है सबको? So minimum time will be 8 seconds after which the block will start moving. Example 5. Two blocks each of mass capital M are resting on a frictionless surface. यहाँ पे friction कहीं भी दिया नहीं है. Pulleys are light and frictionless and the mass on the incline is allowed to move down.
देन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो टेंशन निकालने के लिए अपन सबसे पहले शॉर्टकट तरीके से दोनों ब्लॉक्स का आइसोलेशन निकाल सकते हैं। ये दोनों ब्लॉक्स एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड, तो दोनों के आइसोलेशन सेम होंगे कि अलग होंगे? सेम होंगे। अगर इंक्लाइन वाले ब्लॉक का आइसोलेशन में डाउन द इंक्लाइन ए मान रहा हूं, तो इसका भी आइसोलेशन इस तरफ ए होगा। तो इनके आइसोलेशन को निकालने के लिए अपन दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम लेंगे या अलग अलग एफवीडी बनाएंगे? दोनों ब्लॉक दोनों को को सिस्टम ले सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो इस वाले ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा लग रहा होगा, जो इन दोनों ब्लॉक्स को आइसोलेशन ए से मूव करवा रहा है। और इस वाले ब्लॉक पे कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन भी जीरो दिया हुआ है। तो mg sin थीटा, दिस इज द ओनली फोर्स दैट इज मेकिंग बोथ द ब्लॉक्स मूव। इसका इक्विवेलेंटली हॉरिजॉन्टल डायग्राम कैसा होता? ये दो ब्लॉक्स होते m और m, और इस पे mg sin थीटा लग रहा होता। तो तुम लोग देख पा रहे हो ये दोनों सिस्टम्स इक्विवेलेंट है। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg sin थीटा इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन g sin थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। और अभी टेंशन फोर्स निकालने के लिए कौन से ब्लॉक का एफवीडी बनाएंगे, राइट या लेफ्ट? राइट। इंक्लाइन वाले का भी बना सकते हो, लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है राइट में, इसके एफवीडी से और ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा इजीली, क्योंकि इस पे खाली टेंशन लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन ए। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं टेंशन शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इनटू जी sin थीटा अपॉन 2। ये आंसर होगा फाइनल, mg sin थीटा अपॉन 2। ये समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। In the adjacent figure, a boy on a horizontal platform A, kept on a smooth horizontal surface, holds a rope attached to a box B. Boy और box B के बीच में एक rope है. The boy pulls the rope with a constant force of 50 newtons. तो अगर boy rope को इतने force से pull कर रहा है, क्या ना इसे rope में tension भी इतना ही हो जाएगा? Tension in the rope will be 50 newtons. और coefficient of friction दिया हुआ है 0.5. The coefficient of friction between the boy and the platform is 0.5. और सबके masses given है. Mass of the boy is 80 kg, प्लेटफॉर्म का मास दिया हुआ है और बॉक्स का मास दिया हुआ है। और इन सारे इंफॉर्मेशन से अपन को वेलोसिटीज कैलकुलेट करने, 4 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटीज होंगी। तो वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या निकालना होगा? किसी भी टाइम के बाद अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो तुम्हें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन को फोर्स इक्वेशन लिखना आना चाहिए, राइट? मुझे बताओ, क्या ग्राउंड और ब्लॉक्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन है? टेबल इज स्मूथ, इट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। मगर आदमी और ब्लॉक ए के बीच में देयर शुड बी सम फ्रिक्शन। आदमी और ब्लॉक ए के बीच में फ्रिक्शन दिया हो, ठीक है? सो अगर तुम ब्लॉक बी का एफवीडी बनाते हो, ब्लॉक बी पे व्हाट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन? टेंशन, व्हिच इज 50 न्यूटन। और ब्लॉक बी का मास कितना दिया हुआ है? ब्लॉक बी मतलब बॉक्स, इसका मास 100 kg दिया हुआ है। और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं लेफ्ट की तरफ ए मान लूं, इसको ए बी मान लेते, तो 50 इक्वल्स टू 100 टाइम्स ए बी। तो बी का जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। अभी आदमी और प्लेटफॉर्म ए, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। आदमी का मास 80 kg और प्लेटफॉर्म का मास 120 kg। इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान रहा हूँ, इन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टली। इन पे भी टेंशन लग रहा होगा राइट की तरफ। टेंशन कितना? 50 न्यूटन। तो अभी ये दोनों साथ में मूव करेंगे कि अलग अलग मूव करेंगे? इसको चेक करने के लिए अपन को टू ब्लॉक सिस्टम का थियरी अप्लाई करना पड़ेगा। याद है सबको वो थियरी? तो अगर मैं अज्यूम करूं कि दोनों साथ में मूव कर रहे, दोनों को सिस्टम मान लो, और दोनों को सिस्टम मानने पर दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0.25. 50 अपॉन 200. 50 इक्वल टू 200, तो 50 अपॉन 200, तो 0.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। और इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट को खाली फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, आदमी या प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है। और
प्लेटफॉर्म का अगर एक्सेलरेशन 0.25 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर चाहिए, तो इस पे जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जो फ्रिक्शन इस पे लगना चाहिए इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो किसके इक्वल होगा? 120 into 0.25, which is how much? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। और चेक करो कि स्टोर में फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? आदमी का वेट 800 into 0.5, तो फ्रिक्शन तो काफी ज्यादा अवेलेबल है। 400. तो क्या आदमी और प्लेटफॉर्म साथ में मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे? साथ में ही मूव करेंगे। देयर विल बी नो स्लिपिंग, क्योंकि फ्रिक्शन काफी सफिशिएंटली अवेलेबल है। तो आदमी का भी अपन एक्सेलरेशन 0.25 टुवर्ड्स राइट मान सकते हैं, जो अपन ने अज्यूम किया था वो सही था। अभी ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म रिलेटिव टू द बॉक्स। आदमी प्लेटफॉर्म दोनों का एक्सेलरेशन राइट की तरफ होगा और बॉक्स का लेफ्ट की तरफ। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो अपन एक्सेलरेशन भी रिलेटिव निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म रिलेटिव टू द बॉक्स कितना होगा? 0.25 माइनस ऑफ माइनस 0.5, 0.75 होगा। और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स दिया हुआ, और मुझे पता है कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 0 होगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा? कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इक्वल्स टू u प्लस at। u 0 दिया हुआ है तो खाली 0.75 इंटू 4 कितना आ रहा है? 3 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, वेलोसिटी ऑफ बॉय रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। अच्छा, ऑप्शन बी का आंसर क्या होना चाहिए एक्चुअल में? 0. 0, क्योंकि रिलेटिवली हमेशा 0 वेलोसिटी होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे, तो एक्चुअल आंसर इसका 0 होना चाहिए। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉय एंड द प्लेटफॉर्म? एक्चुअल में कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड 30 न्यूटन्स वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन सी। और वैसे ऑप्शन डी भी वही है। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? सर आंसर्स में नहीं कोई नहीं, करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7th देखो, a body of mass m is kept stationary on a rough inclined plane of inclination theta. The magnitude of force acting on the body by the inclined plane. देखो ये तो अपन ने किया था ना, ये ओरल सवाल है। अगर m मास थीटा इंक्लिनेशन के इंक्लाइंड प्लेन पे स्टेशनरी है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पे। इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा, और वो लोग कौन सा फोर्स पूछ रहे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो फोर्स पूछ रही है, ये कौन सा फोर्स है? ये नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन है, कि कांटेक्ट फोर्स है? कांटेक्ट। तो दे आर आस्किंग अस अ रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन इन नॉर्मल। तो इंक्लाइन ने इसके ऊपर जो फ्रिक्शन और नॉर्मल लगाया होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है कहने से वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, तभी ब्लॉक स्टेशनरी होगा। तो आंसर mg होगा। और तुम अगर प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स विल बैलेंस वेट का अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट। तो इससे भी अगर तुम अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर करोगे, उससे भी आंसर mg आ जाएगा। बट ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम लॉजिकली भी बोल सकते हो ना कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो mg को ही बैलेंस करेगा, तभी ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। 8th, the pulley and the string shown in the figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, what should be the angle theta? देखो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और तुम ये वाले मास का अगर एफवीडी बनाते हो, इस पे mg नीचे लग रहा होगा और टेंशन t ऊपर लग रहा होगा, और इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो t शुड बी इक्वल्स टू mg। और अभी अगर तुम बीच वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाते हो, अच्छा टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स में सेम ही होगा, क्योंकि राइट वाले ब्लॉक के एफवीडी से भी राइट वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन सेम टी आ जाएगा। तो बीच वाले ब्लॉक पे यहाँ पे और यहाँ पे टी लग रहा होगा, और इन दोनों टीज का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 2t cos थीटा होगा, और 2t cos थीटा √2m वाले मास को बैलेंस कर रहा होगा। इसका जो वेट होगा वो √2mg होगा, एंड t इज mg। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर cos थीटा कितना आ रहा है? 45 डिग्री। 1/√2.
cos थीटा will be 1/√2, तो थीटा जो है वो 45 डिग्रीज होना चाहिए। सर लामिस आसान सवाल है ये भी। लामिस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं ना? लामिस थ्योरम भी कर सकते हो, यस, बट उससे तुम्हें 2 थीटा मिलेगा ना, क्योंकि यस सर, √2 के ऑपोजिट जो एंगल है वो 2 थीटा, यस सर। बट कर सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा। Question 9th, a block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet of water at a rate of 1 kg per second at a speed of 5 meters per second. What is the initial acceleration of the block? अच्छा देखो, ऐसे टाइप के सवाल अपन ने देखे नहीं है पहले, इससे कैसे डील करना है। अपन को न्यूटन का सेकंड लॉ पता है ना, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? किसी भी चीज पे नेट फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे जो पानी जो स्ट्राइक कर रहा होगा, ये ब्लॉक से स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला जो पानी का जेट है, ठीक है, और जिस रेट से पानी स्ट्राइक कर रहा है वो दिया हुआ है 1 kg पर सेकेंड, और इसका स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो अगर अपन 1 सेकेंड की बात करें, इन 1 सेकेंड, मुझे बताओ इन 1 सेकेंड पानी का कितना मास स्ट्राइक कर गया होगा? 1 kg, 1 kg, क्योंकि हर सेकेंड पे 1 kg स्ट्राइक कर रहा है। और इनिशियली कितने स्पीड से स्ट्राइक किया होगा पानी? 5 मीटर्स पर सेकेंड। और स्ट्राइक करने के बाद क्या लगता है पानी का स्पीड कितना हो गया होगा स्ट्राइक करने के बाद? 0। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था ना, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, तो पानी भी जब ब्लॉक से स्ट्राइक करेगा वो भी ब्लॉक के साथ रेस्ट पे आ जाएगा स्ट्राइक करने के बाद, राइट। तो पानी के लिए अगर मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूं, कन्वेंशन के साथ कैलकुलेट करेंगे, मैं राइट को पॉजिटिव मान रहा हूं और लेफ्ट को नेगेटिव। तो पानी के लिए अगर मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूं, कैन आई से दिस विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। m मतलब 1, फाइनल वेलोसिटी मतलब 0, एंड इनिशियल वाज 5 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो +5 ही होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है? -5 न्यूटन सेकेंड। बट ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हो रहा है? पानी का ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी 1 सेकेंड में हो रहा होगा ना। सो एक्चुअली अपन ने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया, कैन आई से दिस इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये -5 न्यूटन आ गए। इसका मतलब ब्लॉक ने पानी के ऊपर, ये जो पानी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा ब्लॉक पे, ब्लॉक ने इस पानी पे 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लगाया होगा। तो पानी ने ब्लॉक पे कितना फोर्स किस तरफ लगाया होगा? पानी ने ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स राइट में लगाया होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। और अगर पानी ने ब्लॉक पे 5 न्यूटन फोर्स राइट में लगाया और ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन में a मान लूं, तो ब्लॉक के लिए फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? 5 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सबको समझा ये लॉजिक? सर मैंने इसमें dp/dt को v/dm/dt लिखा और 5 न्यूटन आया, फिर आंसर भी आया। उससे भी कर सकते हो, करेक्ट, वो भी सही है। dp/dt को तुम मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो उसको v टाइम्स dm/dt भी कर सकते हो, और dm/dt तुम्हें 1 दिया हुआ है और वेलोसिटी 5 दिया हुआ है, तो उससे भी तुम्हें फोर्स 5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। सर v 0 कैसे आया? ये सवाल में दिया नहीं है, बट अपन अज्यूम कर रहे हैं कि पानी जब ब्लॉक को स्ट्राइक करेगा तो वो रिबाउंड नहीं करेगा। मान ले तो अगर तू किसी दीवार पे पाइप से पानी छोड़ रहा है, तो पानी जब दीवार को स्ट्राइक करेगा तो वापस रिबाउंड थोड़ी करता है, वो उसका स्पीड 0 हो जाएगा ना। हॉरिजॉन्टली तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा, वो नीचे ड्रेन कर जाएगा, वो बात अलग है, मगर स्ट्राइक करने के तुरंत बाद उसका स्पीड 0 हो जाएगा, तो फाइनल स्पीड 0 होगा ना आफ्टर स्ट्राइकिंग। हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक ने पानी के ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाया होगा, तो पानी ने ब्लॉक पे राइट की तरफ लगाया होगा, तो ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा ना। ओके सर, हाँ सर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते। A block of mass 1 kg just remains in equilibrium
with the vertical wall of a cart accelerating uniformly with 20 meters per second square as shown. The coefficient of friction between the block and the wall is. देखो स्टेटमेंट को अच्छे से समझो इधर. ब्लॉक का मास 1 kg दिया हुआ है and it just remains in equilibrium with the vertical wall of the cart and cart is accelerating uniformly with 20 meters per second square as shown in the figure. अच्छा मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है. ये जो जस्ट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम दिया हुआ है ये कौन से फ्रेम में इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ग्राउंड फ्रेम या कार्ट के फ्रेम में? ये तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कार्ट के साथ तो वो भी एसोलेट कर रहा होगा ना, तो ग्राउंड फ्रेम में उसको इक्विलिब्रियम में रहना गलत होगा. ये एक्चुअली इन द कार्ट फ्रेम होना चाहिए. कार्ट के फ्रेम में वो जस्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगा. और जस्ट इक्विलिब्रियम मतलब फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? लिमिटिंग. फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग इन नेचर. उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली होगी तभी वो ब्लॉक को जस्ट कार्ट के फ्रेम में इक्विलिब्रियम पे रख पा रहा. तो ब्लॉक का एफवीडी बना दो इन कार्ट फ्रेम. कार्ट फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निफॉर फ्रेम. कार्ट का एक्सेलरेशन राइट की तरफ, तो ब्लॉक का अगर मैं मास m मान रहा हूँ तो इस पे स्यूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा 20 न्यूटन. मास 1 kg इनटू एक्सेलरेशन 20 न्यूटन्स. ये स्यूडो फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ. और कार्ट का नॉर्मल फोर्स राइट की तरफ लग रहा होगा. नीचे की तरफ इसका वेट mg मतलब 10 न्यूटन्स, m इज 1 kg. और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? लिमिटिंग. लिमिटिंग क्यों मान रहे? क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है जस्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इधर, जस्ट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. अगर खाली रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम होता तो फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक हो सकता था, जीरो से लिमिटिंग के बीच में कुछ भी. बट यहाँ पे अपन लिमिटिंग मानेंगे. तो हॉरिजॉन्टली अगर अपन इसका इक्विलिब्रियम देखें, नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन्स के इक्वल हो जाएगा और वर्टिकली इसका जो वेट है 10 न्यूटन्स उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स 20 ये बैलेंस करना होगा. तो सॉल्व करने पर म्यू की वैल्यू 0.5 आ जाएगी. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा तो आगे कुछ यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं. इट विल बी यूनिटलेस. ओके, सबको समझा ये एग्जांपल? सर. ओके, क्वेश्चन 11 देखो. अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a spring, massless spring of spring constant k. The system is accelerated upwards with acceleration a. देखो इसको ऐसे अटैच किया हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास m with a spring of spring constant k और सिस्टम को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन a. तो स्प्रिंग के अंदर में अगर एलोंगेशन x मान लो तो स्प्रिंग जो है वो इस ब्लॉक पे kx फोर्स ऊपर लगाएगा. ब्लॉक को मैं ग्राउंड फ्रेम से ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, IF ओवर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और ब्लॉक का एफवीडी बना देते. नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर स्प्रिंग फोर्स, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से ब्लॉक का एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ होगा. तो फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे? kx माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सॉल्व करने पर x कितना आ जाएगा? mg प्लस a अपॉन k. राइट, ऑप्शन सी. क्वेश्चन 12 देखो. Elevator shown in the figure is descending downwards with an acceleration of 2 meters per second square. The mass of the block A is given to be 0.5. The force exerted by the block A on the block B is. ब्लॉक A को एलिवेटर के फ्रेम में ही देख लो, निफॉर फ्रेम. नीचे इसका वेट mg लग रहा होगा और ऊपर स्यूडो फोर्स. एलिवेटर का एक्सेलरेशन नीचे, तो ब्लॉक A के ऊपर स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा और ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा n. और निफॉर फ्रेम में तो ये रेस्ट पे रहेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा. तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो. अच्छा, ये वाला एक्सेलरेशन अलग है, ये वाला अलग है. ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ब्लॉक ए का. तो इक्वेशन क्या बनेगा? n प्लस एम ए इक्वल्स टू mg. फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, मतलब ये लोग क्या पूछ रहे हैं? ये लोग n की वैल्यू पूछ रहे हैं, फोर्स. तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू जी माइनस ए. ब्लॉक ए का मास 0.5 दिया हुआ है, g 10 दिया हुआ है और a 2, तो 4 न्यूटन आंसर आ जाएगा.
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ मैन स्लाइड्स डाउन अ लाइट रोप whose breaking strength is eta times his weight। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब रोप के अंदर मैक्सिमम उतना टेंशन आ सकता है, उससे ज्यादा टेंशन वो ले नहीं पाएगा। तो रोप के अंदर जो मैक्सिमम टेंशन होगा वो ईटा टाइम्स द वेट ऑफ मैन, आदमी का वेट mg होगा और उसमें मैक्सिमम टेंशन ईटा टाइम्स mg हो जाएगा, वेयर ईटा इज गिवन टू बी लेस देन 1। तो टेंशन उसके वेट से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर यहाँ पे एक आदमी रोप को पकड़े रखा हुआ है, टेंशन उसके वेट कम से ज्यादा होगा। होगा या कम होगा? कम होगा। कम। तो अगर कम होगा। ऊपर की तरफ टेंशन उसके नीचे की तरफ के वेट से कम है तो आदमी किस तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए? नीचे। Downwards। और हमसे पूछा है कि नीचे की तरफ इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर मैं नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन मिनिमम चाहता हूँ तो कहने से इसका ऊपर की तरफ टेंशन मैक्सिमम होना चाहिए, और जो मैक्सिमम टेंशन इस पे लग रहा होगा वही रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा एकदम एक्सट्रीम केस में। तो बस इसका फोर्स इक्वेशन लिख दो, ऊपर की तरफ मैक्सिमम टेंशन ईटा टाइम्स mg ले लो, एंड फोर्स इक्वेशन विल बी mg माइनस ईटा टाइम्स mg इक्वल्स टू मास इनटू मिनिमम एक्सेलरेशन। तो कितना आ रहा है मिनिमम एक्सेलरेशन? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? g1 माइनस ईटा, ऑप्शन ए। समझा ये सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg is thrown vertically upwards with initial velocity of 40 meters per second. It reaches its highest point after 3 seconds. The air resistance acting on the body during the ascent is how much? Assume that air resistance is uniform. Okay, देखो नॉर्मली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बिना एयर रेजिस्टेंस के टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आता है? टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, सॉरी, टाइम ऑफ एसेंट। U by टाइम ऑफ G। एसेंट U by G। तो 4 सेकंड होना चाहिए था, बट 3 सेकंड में ही पहुंच रहा है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस इन दोनों का मिला के जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से अगर मैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a मान लूं, देखो इस केस में इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg और एयर रेजिस्टेंस भी नीचे लग रहा होगा। एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते? हमेशा उसका Opposite to the direction of motion। Opposite to the velocity। करेक्ट, जिस भी तरफ वेलोसिटी होगा ना, एयर रेजिस्टेंस हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। तो एयर रेजिस्टेंस को मैं r से डिनोट कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो g से ज्यादा होगा या कम होगा? क्या लगता है? G से ज्यादा होगा। g से ज्यादा होगा, क्योंकि mg के साथ साथ एक और एयर रेजिस्टेंस नीचे फोर्स लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर मैं a मान लूं, अपन ये a को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट अभी u बाई जी के बजाय u बाई a हो जाएगा, और ये 3 सेकेंड्स दिया हुआ और u 40 दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 40 बाई 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। अच्छा, ये टाइम ऑफ एसेंट अपन फर्स्ट इक्वेशन से निकाल पा रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होगा, इनिशियल स्पीड u, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मैंने a मान लिया तो माइनस a इंटू टी। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गया, राइट। और अभी अगर तुम्हें एक्सेलरेशन मिल गया तो इस पे फोर्स इक्वेशन अप्लाई कर दो, mg प्लस एयर रेजिस्टेंस r इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एयर रेजिस्टेंस कितना होगा? m a माइनस g। m कितना दिया हुआ है? 1.5। 1.5 kg। 5 kg, और a की वैल्यू 40 बाई 3 और g मतलब 10। तो कितना होगा ये? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन आ रहा है आंसर, ऑप्शन डी। ये सवाल देखो, मास m is resting on a horizontal surface, coefficient of friction mu दिया हुआ है, the mass is pulled by force F as shown in the figure at an angle of 60 degrees। तो जो मैंने येलो में मार्क किया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सवाल में दिए हुए। और क्या पूछा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस विल बी। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन?
म्यू टाइम्स न्यू टाइम्स n। तो इसका एफबीडी बना दो, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, और फोर्स का वर्टिकली अपवर्ड्स कंपोनेंट कितना होगा? f sin 60 f sin 60 which is √3f/2। तो फॉर्मूला से तुम देख पा रहे हो, तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए खाली नॉर्मल फोर्स चाहिए, और नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए तुम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, अज्यूमिंग दैट ब्लॉक लिफ्ट ऑफ नहीं हो रहा। अगर लिफ्ट ऑफ हो जाता तो नॉर्मल फोर्स जीरो ही हो जाता ना, फिर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोई सेंस ही नहीं होता, और जीरो कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। तो अपन ये अज्यूम करके चल सकते ब्लॉक लिफ्ट ऑफ नहीं हो रहा होगा, तो वर्टिकली फोर्सेस को बैलेंस कर दो। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg माइनस √3f/2 आ जाएगी, एंड म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके। 16th क्वेश्चन, अ वैगन ऑफ मास कैपिटल M। नॉर्मल फोर्स 0 होगा ना किधर? सर? इधर अगर लिफ्ट ऑफ होता तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाता। नॉर्मल फोर्स 0 होता और साथ में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 0 हो जाता, फ्रिक्शन तो लगता ही नहीं ना। हाँ सर, ओके तो इसलिए अपन मान रहे हैं कि लिफ्ट ऑफ नहीं हो रहा होगा, और वर्टिकली अपन फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। 16th में देखो क्या दिया, वैगन ऑफ मास कैपिटल M has a block of mass small m attached to it as shown in the figure. Coefficient of friction between the block and the wagon is mu. The minimum acceleration of the wagon so that the block does not fall. देखो ये ऐसा टाइप का सवाल अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। इसका अगर मैं एक्सेलरेशन a मान लूं और ब्लॉक अगर फॉल नहीं कर रहा, तो वैगन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं, यहाँ पे सीडो फोर्स लग रहा होगा, राइट पे नॉर्मल फोर्स स्मॉल m, नॉर्मल फोर्स mg, और अपन मिनिमम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, तो लिमिटिंग कंडीशन होगी, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ऊपर लग रही होगी, म्यू टाइम्स n। तो नॉर्मल फोर्स ma के इक्वल होगा, और म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा। तो पूछा क्या है अपन से? एक्सेलरेशन पूछा है ना। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? मिनिमम एक्सेलरेशन g अपॉन म्यू। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा रहा तो नॉर्मल फोर्स और बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और बढ़ जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू बढ़ना मतलब क्या? मतलब फ्रिक्शन के पास ज्यादा अवेलेबल है स्टोर में, बट उसमें से जो रिक्वायर्ड है उतना तो वो लगा ही सकता है ना, और भी इजीली। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। 3 blocks of masses 2, 4 and 6 kgs are connected by a string and resting on a 53. Force of 120 newtons is applied upwards along the incline to the 6 kg block. If the strings are ideal, the ratio of T1 and T2 इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन्स का रेशियो चाहिए। तो टेंशन्स निकालने से पहले सबसे पहले अपन को क्या निकालना चाहिए? तीनों ब्लॉक्स को सिस्टम एक्सेलरेशन। तो तीनों ब्लॉक्स को अगर मैं सिस्टम मान लूं, फ्रिक्शन तो कहीं है ही नहीं, तो अपना काम और आसान हो गया। टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल बी 12 kg। तो इन तीनों का जो वेट का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन होगा वो 120 sin 53। 53 मतलब 4/5, और ऊपर की तरफ 120 न्यूटन्स लग रहा है, तो 120 माइनस 120 इंटू 4/5 इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन अब द इंक्लाइन मान रहा हूँ, क्योंकि अब द इंक्लाइन फोर्स ज्यादा लग रहा है ना। तो टोटल मास 12 इंटू ए, तो 12 120 को 10 बना देगा, एंड 10 माइनस 10 इंटू 4/5 कितना आएगा एक्सेलरेशन? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बार तुम्हें एक्सेलरेशन मिल गया, उसके बाद T2 फाइंड करने के लिए खाली 6 kg का एफबीडी बना दो। 6 kg पे इधर 120 न्यूटन्स लग रहा है, एंड डाउन द इंक्लाइन कितना लग रहा होगा? 16/5 इसका वेट, और T2 भी लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अप द इंक्लाइन। तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? 120 माइनस 60 इंटू 4/5 मतलब कितना? 48 यस। माइनस T2 इक्वल्स टू 6 इंटू 2। तो सॉल्व करने पर T2 कितना आ रहा है?
16 न्यूटन आ रहा है T2। और वैसे ही T1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, खाली ब्लॉक 2 का 2 kg ब्लॉक का एफवीडी बना दो T2 कैलकुलेट करने के लिए। तो नीचे क्या लग रहा है 20 sin 53, 20 into 4/5 मतलब 16 न्यूटन। ऊपर T1 लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो T1 minus 16 इक्वल्स टू 2 into 2। तो यहाँ से T1 20 न्यूटन आ जाएगा और रेशियो क्या होगा, 1:3. 1/3। उनका रेशियो 1:3। करेक्ट। सर हमने जो लिया है इधर वो जो 16 न्यूटन है वो कौन सा फोर्स है? किधर वेट का कंपोनेंट है। 16 न्यूटन जो हमने 2 kg में लिया है डाउन। 16 जो है वो 2 kg की वेट का कंपोनेंट होगा। इसका 20 न्यूटन नीचे लग रहा होगा ना, तो 20 sin 53 है एक्चुअली। 20 sin 53 जो है वो 16 आ जाएगा ना वेट का कंपोनेंट। हाँ सर, ओके ओके सर। 18 क्वेश्चन देखो। A block of mass 2 kg is resting over another block of mass 6 kg. 2 kg block is connected to one end of a string fixed to a vertical wall as shown in the figure. If the coefficient of friction between the blocks is 0.4, what is the force required to pull out 6 kg block with an acceleration of 1.5 meters per second square? क्या 2 kg ब्लॉक मूव करेगा इधर? नो। 2 kg ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रहेगा क्योंकि उसको ये स्ट्रिंग पकड़ के रखा हुआ है। तो 6 kg का अगर अपन एफवीडी बनाते, अच्छा ग्राउंड पे कुछ फ्रिक्शन दिया है क्या? नो सर। कहीं लिखा है ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है? नहीं, बट वो लोगों ने खाली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स दिया हुआ है ना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन Assume बिटवीन द कर ब्लॉक्स इज सकते हैं। 0.4, तो अज्यूम कर सकते हैं। उनको एक्चुअली इंफॉर्मेशन देना चाहिए था ग्राउंड के लिए भी, ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस। बट यहाँ पे अज्यूम करके देखते हैं, ग्राउंड को फ्रिक्शनलेस मान के देखते। मान लो अगर ये दे दिया होता ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, तो 6 kg पे यहाँ पे एफ लग रहा है और 2 kg 6 kg के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन लेफ्ट पे लगा रहा होगा। वो चाहेगा कि 6 kg ब्लॉक मूव ना करे और मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगा सकता है? 8 न्यूटन। 0.4 into 20। 0.4 into नॉर्मल 20, 8 न्यूटन। तो अगर हम चाहते हैं कि 6 kg ब्लॉक मूव करे और ग्राउंड का फ्रिक्शन अपन 0 मान रहे, तो फोर्स शुड एक्सीड 8 न्यूटन। मिनिमम फोर्स 8 न्यूटन होना चाहिए, राइट? तो ऑप्शन सी आंसर मैच हो रहा है इसका, ऑप्शन सी। सर 17 न्यूटन है। 17 ऑप्शन ना वो लोग को 1.5 17 दिया हुआ है। क्योंकि एक्सेलरेशन 1.5 दिया है ना। But 2 kg भी अच्छा एक्सेलरेट सॉरी, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ओके, अपन इसको 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करवा रहे, तो फोर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अपन फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर सकते ना। फोर्स इक्वेशन क्या होगा? F minus F minus 8 is equal to 6 into 1.5। 6 into 1.5, तो 6 into 1.5 कितना होगा? 9 न्यूटन। 9. 9 न्यूटन। तो अभी मैच हो रहा है आंसर। 9 + 8 यस सर। Yes. 17 न्यूटन। तो ग्राउंड फ्रिक्शनलेस होगा, ये अजम्पशन सही था। अगर मान लो ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन होता तो ग्राउंड का भी फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ आ जाता और ये फ्रिक्शन को भी अपन इस वाले फ्रिक्शन से ऐड कर देते, है ना। तो फोर्स को, दोनों फ्रिक्शंस को ओवरकम करना पड़ता। ओके, अच्छा अगर मान लो इसी सवाल में तुमसे ये भी पूछते कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, तो तुम 2 kg का जब एफवीडी बनाओगे, 2 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? राइट की तरफ। Right. राइट साइड। स्ट्रिंग उसी को बैलेंस कर रहा होगा, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी 8 8 न्यूटन। न्यूटन। करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखते। A block of mass 20 kg is balanced by 3 strings A, B and C as shown in the figure. Ratio of tensions in string A and B. लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम बेस्ट तरीका होगा इसका। देखो ये एंगल, अपन को कौन से स्ट्रिंग्स का रेशियो चाहिए? ए और बी। TATB. TATB। तो TB के ऑपोजिट जो एंगल है, कहना है वो 37 + 90 होगा। तो TB अपॉन साइन ऑफ 37 + 90 इक्वल्स टू TA।
टी ए के ऑपोजिट जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल को अगर मैं थीटा ए मान लूं तो थीटा ए प्लस 37 प्लस 90 प्लस 83 ये 360 के इक्वल होना चाहिए। यस सर 37 प्लस 83 मतलब कितना? 120 120 या 110? नहीं 120, सॉरी 120। और 120 प्लस 90 कितना? 210 210। तो थीटा ए कितना आ जाएगा? 120 360 माइनस 150 डिग्री 210, 150 डिग्री। 150 तो ये टी ए अपॉन साइन ऑफ 150 हो जाएगा। अच्छा, साइन ऑफ 37 प्लस 90 मतलब cos ऑफ 37। Cos of 37 is 4/5 and sin of 150 is 1/2. तो TA upon TB will be equals to 5/8 ना? Yes. यस सर लामी थ्योरम से आसानी से निकल सकते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 देखो। Block of mass 0.1 kg is held against a wall by applying a force on the block if coefficient of friction between the wall and the block is 0.5. The magnitude of frictional force acting on the block is. देखो यहाँ पे अपन को चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक स्लिप कर रहा है कि नहीं, और सवाल में कुछ दिया नहीं है, जी की वैल्यू क्या है वो दिया नहीं, बट ऑप्शंस देख के तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें जी की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेनी चाहिए? 9 9.8 तो कभी कभी ऐसे अज्यूम कर लो अपने इंट्यूशन से, ऑप्शन से मुझे लग रहा है कि जी को 9.8 मान लेना चाहिए मुझे, है ना? और इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं अपन? 5 न्यूटन। तो वॉल ने जो नॉर्मल फोर्स दिया होगा वो भी 5 के इक्वल होगा। तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 2.5 2.5 न्यूटन। और इसका वेट कितना लग रहा होगा नीचे? 5 इंटू जी। सर मार्क तो इसको रोक, Sir, 0.1 है उसका weight. अच्छा सॉरी नहीं, इसका मास कुछ रैंडमली लिख लिया था, तो 0.1 दिया हुआ है ना इसका, तो 0.1 इंटू 9.8 0.9 0.98। और रोकने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी 0.98 होगी और अवेलेबल है 2.5। तो फ्रिक्शन जो है वो 0.98 लग रहा होगा इसको रोकने के लिए। 2.5 में से 0.98 निकाल सकता है ना वो, यस ऑप्शन बी मैच हो रहा है। Consider the situation shown in the figure. Find the tension in the string AB. Consider pulley and string to be. देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकाल लो ब्लॉक्स ए और बी पे। ए और बी इन दोनों पे लिमिटिंग कितना होगा? 5 होगा। 5 न्यूटन्स ईच 0.5 इंटू नॉर्मल, 0.5 इंटू 10, 5 न्यूटन ईच, ये लिमिटिंग वैल्यू। और 0.3 kg पे फोर्स कितना लग रहा होगा? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन्स क्या ये Not 3 न्यूटन फोर्स इस पूरे सिस्टम को मूव करवा पाएगा? नहीं नहीं, क्योंकि इनको रोकने के लिए फ्रिक्शन तो इतना सारा अवेलेबल है। तो कम से कम ये 10 न्यूटन होता तो ये मूव करते, 10 से ज्यादा होता तो, बट इस केस में मूव ही नहीं करेंगे। और अगर मूव ही नहीं करेंगे और सब रेस्ट पे, तो 0.3 kg से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, टेंशन भी 3 न्यूटन। इसमें जो टेंशन है वो 3 न्यूटन होगा। और ब्लॉक बी से जो स्ट्रिंग जा रहे, मुझे बताओ बी पे अगर तुम देखोगे राइट वाला स्ट्रिंग, इस पे T1 कितना लगा रहा होगा? 3 न्यूटन और बी के नीचे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। तो क्या लेफ्ट वाले स्ट्रिंग तक बात पहुंचेगी? लेफ्ट वाले स्ट्रिंग T2 पे टेंशन कितना होगा? 0, क्योंकि पूरा का पूरा 3 न्यूटन जो टेंशन होगा वो फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा। फ्रिक्शन 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन निकाल के ब्लॉक बी को बैलेंस कर देगा। तो स्ट्रिंग ए बी में कोई टेंशन आएगा ही नहीं, है ना? स्ट्रिंग ए बी में टेंशन तभी आता जब ब्लॉक पे जो T1 है वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाता। तो आंसर क्या होगा इसका? वो लोग ए बी पे टेंशन पूछ रहे हैं ना, 0। 0.
समझ में आया सबको लॉजिक? अपन ने ये वाला थियरी पढ़ा था, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। किसी ब्लॉक को अगर तुम ग्राउंड पे रख रहे हो और मान लो तुम्हारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, और यहाँ पे अगर तुम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे तो 5 न्यूटन फोर्स को फ्रिक्शन भी बैलेंस कर सकता है और टेंशन भी बैलेंस कर सकता है। कौन बैलेंस करेगा? इनिशियली अगर मैं टेंशन को 0 मान रहा हूँ, स्ट्रिंग इज जस्ट टॉट, तो ये 5 न्यूटन फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। पहले टेंशन, पहले फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, क्योंकि टेंशन तभी आएगा जब ब्लॉक फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। फ्रिक्शन को ओवरकम करके जब वो माइक्रो लेवल पे, देखो वैसे तो अपन मानते हैं कि स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल होते हैं, बट माइक्रो लेवल पे एकदम माइनर एक्सटेंशन स्ट्रिंग में आएगा, और एकदम माइनर एक्सटेंशन अगर स्ट्रिंग में आएगा तभी उसके अंदर टेंशन डेवलप होगा। मतलब इस ब्लॉक को स्लाइटली राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा, और वो राइट में तभी मूव करेगा जब वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए, तभी स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, है ना? तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो तो फ्रिक्शन विल बी 5 एंड टेंशन विल बी 0। और अगर तुमने 10 से ज्यादा 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो इस केस में क्या होगा? इस केस में फ्रिक्शन 10 होगा और टेंशन को पिक्चर में आना पड़ेगा, टेंशन 5 न्यूटन हो जाएगा। सबको याद है ये थियरी? Yes. ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A metal sphere is hung by a string fixed to a wall. The force acting on the sphere is, ये सारे फोर्सेस गिवन है। वॉल का नॉर्मल फोर्स जिसको R मान रहे, वेट W एंड टेंशन T। Which of the following statements is incorrect? कितना होगा स्फीयर पे? Zero. नेट फोर्स 0 होगा ना? तो सर इन तो तीनों आर को और अगर मैं डब्ल्यू ऐड का कर दूं तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है ना, और ऑप्शन बी भी करेक्ट सी। होगा। हाँ बी करेक्ट है। बी करेक्ट है क्योंकि टेंशन जो है वो, टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो Resultant वेट को होगा। बैलेंस करेगा और हॉरिजॉन्टल आर को। और ऑप्शन सी डी राइट। को देखो, ऑप्शन डी भी करेक्ट है ना, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। आर इक्वल्स टू डब्ल्यू टेन थीटा, बिकॉज अगर तुम फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो टी कॉस थीटा डब्ल्यू को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा आर को बैलेंस करेगा। दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा इक्वल्स टू आर बाई डब्ल्यू, तो डी भी करेक्ट है। मगर सी मैच नहीं हो रहा, सी इनकरेक्ट होगा ना, और इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है वही पूछा है, तो सी अपना आंसर होगा। ओके अच्छा, ये सवाल भी अपन ने देखा था ना। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and mass M is lying on a horizontal table. A force F is applied at one of its ends. Tension in the string at a distance of x from the end at which force is applied. तो x डिस्टेंस की दूरी पर अगर इस पॉइंट पे तुम्हें टेंशन चाहिए तो इसको दो पार्ट्स में कट कर दो। कट करने से पहले पूरे स्ट्रिंग को देखो, पूरे स्ट्रिंग पे खाली F फोर्स लग रहा है, तो पूरे स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना होगा? F बाय F अपॉन M। F बाय M, ये पूरे स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा। और अभी इसको कट करके इसके लेफ्ट वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो। लेफ्ट वाले पार्ट का जो लेंथ है वो कितना होगा? L माइनस एक्स। L माइनस एक्स। और राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर टेंशन अपने तरफ लगा रहा होगा। वैसे अगर तुम राइट वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते, इसका लेंथ x होता और लेफ्ट वाला पार्ट इस पे टेंशन अपने तरफ लगा रहा होता और इस पे F भी लग रहा होता। दोनों में से तुम किसी का भी फोर्स इक्वेशन लिख सकते हो, दोनों का एक्सेलरेशन A होगा, बट मासेस दोनों के अलग अलग होंगे। तो M1 निकालने के लिए मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो। टोटल मास M है L लेंथ के लिए, तो M बाई L इज द मास पर यूनिट लेंथ, और L माइनस एक्स का जो मास होगा दैट विल बी मास पर यूनिट लेंथ M बाई L मल्टीप्लाइड बाई द करस्पॉन्डिंग लेंथ। तो ये M1 का अपन को मास मिल जाएगा। और इसके लिए फोर्स इक्वेशन क्या होगा? T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अपन को टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, एक्सेलरेशन F बाई M आया था, तो टेंशन कितना आ रहा है? L माइनस एक्स अपॉन L टाइम्स F। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है?
C option. Option C. Option C is correct. Okay. A box of mass 8 kg is placed on a rough inclined plane of inclination theta. Its downward motion can be prevented by applying an upward pull force, and it can be made to slide upwards by applying a force of 2F. देखो मोशन को जस्ट प्रिवेंट करना मतलब एक तरीके से ये जो F है वो फोर्स की मिनिमम वैल्यू होगी इसको स्लाइड करने के लिए, रुकने के लिए। तो इस सिचुएशन में फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा? Upwards, up the incline. अब द इंक्लाइन। ब्लॉक का जो वेट का कंपोनेंट है वो तो 80 sin थीटा डाउन द इंक्लाइन होगा। एक्चुअली मास के टर्म्स में कुछ दिया नहीं है तो mg मान लो, mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन। और जब तुम F फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसके डाउनवर्ड मोशन को तुम जस्ट प्रिवेंट कर रहे हो, तो फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो अब द इंक्लाइन लग रही होगी। एंड फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मतलब म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? F प्लस म्यू mg cos थीटा, ये mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर तुमने F के बदले 2F फोर्स अप्लाई किया तो ये जस्ट ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू डाउन द इंक्लाइन लग रही होगी, राइट? और mg sin थीटा भी डाउन द इंक्लाइन लग रहा होगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा? 2F is equal to mg sin theta plus umg cos theta. 2F equals to mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, करेक्ट। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अपन को क्या निकालना है? अपन को म्यू की वैल्यू फाइंड करनी। तो अपन को किसी तरह F को एलिमिनेट करना होगा। F को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाले टर्म को RHS में ले जाके माइनस कर दो, राइट? तो इक्वेट कर दो दोनों फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के LHS सेम है 2F, तो उनके RHS को अपन इक्वेट कर सकते हैं। क्या मिलेगा? 2mg sin थीटा माइनस 2 म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। सब जगह से mg कैंसिल हो जाएगा। अभी कौन से टर्म्स को क्लब करेंगे? इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दो और जिन टर्म्स में म्यू है उनको क्लब कर दो। तो क्या मिलेगा? g sin थीटा इक्वल्स टू, सॉरी g तो कैंसिल हो गया, sin थीटा इक्वल्स टू 3 mu cos theta. 3 म्यू cos थीटा, करेक्ट। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही? tan 1 थीटा by 3 tan theta. tan 3. theta by 3. tan थीटा बाई 3। कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन ए। ये ऑप्शन। Option A. सर वो सेकंड इक्वेशन हमें लिखना चाहिए 2F माइनस mg sin थीटा माइनस न्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है ना, जस्ट अपवर्ड स्लाइड कर रहे हैं। ओके जस्ट ओके तो ओके जब 2F फोर्स अप्लाई किया तो उसने ऊपर स्लाइड करना जस्ट शुरू किया होगा, तो एक्सेलरेशन अपन 0 मान रहे, तो फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे ना। हाँ बट तू सर सही बोल रहा है कि अगर एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो होता तो जो तूने बोला है अपन वो अप्लाई करते, ठीक है? ओके सर। ये सवाल देखो, ब्लॉक ऑफ मास m is lying on a rough horizontal plane. It is acted by a horizontal force P and another force Q inclined at an angle of theta to the vertical as shown. The block will remain in equilibrium if the minimum coefficient of friction between it and the surface. देखो अगर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है और ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो मैं अज्यूम करूंगा कि इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे ब्लॉक जस्ट इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा फॉर मिनिमम कंडीशन, और फ्रिक्शन ने कैसी वैल्यू अचीव कर ली होगी? Limiting. फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग होगी, है ना? तो इसका फोर्स इक्वेशन, इसका एफवीडी बना दो। यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, Q का डाउनवर्ड कंपोनेंट Q cos थीटा होगा
और ये वाला कंपोनेंट q sin थीटा। ब्लॉक का वेट mg लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स n, एंड फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू म्यू टाइम्स n लगा रहा होगा। फोर्सेस को बैलेंस कर दो, नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg प्लस q cos थीटा, और q sin थीटा प्लस p, इन दोनों फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा होगा, F limited. म्यू एन mg f लिमिटिंग, मतलब म्यू nu टाइम्स mg प्लस q cos थीटा। अपन को क्या निकालना है, अपन को म्यू फाइंड करना है, तो म्यू की वैल्यू q sin थीटा प्लस p अपॉन mg प्लस q cos थीटा, ये आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, option A. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अच्छा देखो, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। Two blocks A and B of equal masses are suspended with ideal pulley and string arrangement as shown. Acceleration of mass B. तो B का एक्सेलरेशन A2 मान लो और A का एक्सेलरेशन नीचे A1 मान लो। ये स्ट्रिंग में टेंशन T मान लो, तो इसमें 2T होगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, समेशन ऑफ T डॉट V 0 करते, इस केस में समेशन ऑफ T डॉट A भी 0 कर सकते। तो क्या रिलेशन मिलेगा A1 A2 में, 2A1 equals A2। करेक्ट। A के ऊपर टेंशन 2T ऊपर लग रहा है और A1 नीचे, तो माइनस 2T A1। सॉरी, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे नहीं मानेंगे ना, A का एक्सेलरेशन मुझे ऊपर मानना चाहिए था A1, तो प्लस 2T A1 माइनस TA2 माइनस TA2, ये 0, तो 2A1 इक्वल्स टू A2, ये रिलेशन आ जाएगा। एंड दोनों का फोर्स इक्वेशन लिख दो। ब्लॉक A के लिए 2T माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू A1, और ब्लॉक B के लिए mg माइनस t इक्वल्स टू m इंटू A2। अपना टारगेट क्या निकालना है, A1 या A2? A2 A2 निकालना है, तो A1 को A2 अपॉन 2 लिख दो, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको फर्स्ट इक्वेशन से ऐड कर दो, तो t गायब हो जाएगा। ऐड करने पर LHS विल बी 2mg माइनस mg विच इज mg, और RHS क्या होगा, 2 प्लस हाफ 5m नहीं 5m A2 by 2। तो इससे A2 कितना आ रहा है, 2g by 5। 2g/। ओके, ये सवाल देखो, ट्रॉली का मास दिया हुआ है 5 kg on a horizontal smooth surface is pulled by a load of 2 kg through a uniform rope ABC। अच्छा, यहाँ पे एक रोप दिया हुआ है, रोप का भी मास गिवन है, rope of mass 1 kg। As the load falls from B to C 0 to B to C 2 meters, मतलब इस लेंथ की बात कर रहे हैं B से लेके C तक, तो एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज होगा। देखो, अगर BC लेंथ 0 होगा उस समय सिचुएशन क्या होगी, पूरा का पूरा रोप हॉरिजॉन्टल होगा Yes. और ये ब्लॉक C होगा। ये ट्रॉली दिया हुआ है, ब्लॉक C का मास 2 kg, ट्रॉली का 5 kg और रोप का 1 kg। तो यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा वेट इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करवा रहा है, खाली ट्रॉली का वेट 20 न्यूटन। विच इज 20 न्यूटन। तो अपन जो शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते हैं वो अगर अप्लाई करें तो 20 इक्वल्स टू टोटल मास 5 प्लस 1 प्लस 2 8 इंटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 20/8 विच इज हाउ मच, 5/2। 5/2. एक्चुअली 20/8 ही रहने दो क्योंकि ऑप्शंस में 20/8 ऐसे ही दिए, तो इनिशियली 20/8 आ रहा होगा। और सेकेंड केस में जब BC 2 मीटर्स हो जाएगा तो सिचुएशन क्या होगी, Only vertical rope. पूरा का पूरा रोप जो है वो वर्टिकल हो गया, तो रोप का मास 1 kg एंड ब्लॉक C का मास 2 kg,
तो अभी कितना वेट इनको मूव करवा रहा है? ओवरऑल 30 30 न्यूटन का वेट इनको मूव करवा रहा होगा, तो अभी 30 विल बी इक्वल्स टू 8 E2। तो सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन है वो 30/8 हो गया होगा। बी ऑप्शन। ऑप्शन मैच हो रहा है। क्या इस केस में तुम रोप के अंदर टेंशन यूनिफॉर्म मान सकते हो? नहीं, यहाँ पे टेंशन यूनिफॉर्म ही होगा रोप में, क्योंकि रोप का मास दिया हुआ है ना। तो इसलिए शॉर्टकट तरीका काफी इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पे तुम्हें टेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं, तुम पूरे को सिस्टम मान रहे हो तो टेंशन इंटरनल फोर्स बन गया। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। अच्छा देखो, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 पूछा, तो M2 का एक्सेलरेशन नीचे A2 मान लो, M1 का एक्सेलरेशन A1 मान लो, टेंशन T और T, तो इसमें टेंशन 2T होगा। TA1 minus 2TA2 will be 0. A1 is equal to 2A2. A1 is 2A2. ब्लॉक M1 को देखो, M1 के लिए T लग रहा होगा इधर, तो T इक्वल्स टू M1 A1। और ब्लॉक M2 को देखो, नीचे M2G, ऊपर 2T इक्वल्स टू M2 A2। फाइंड क्या करना, A1 या A2? A2। A2। तो A1 को 2A2 लिख दो, तो टेंशन मिल गया, और टेंशन की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। इसको सिंप्लीफाई कर लो, M2G इक्वल्स टू M2 प्लस 4M1 A2, राइट? सबको समझ में आ रहा है सारे स्टेप्स? तो A2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। स्टैंडर्ड सवाल है ना, ये भी अपन ने काफी बार प्रैक्टिस किया ऐसे सवाल। A2 इज M2G अपॉन M2 प्लस 4M1। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ऑप्शन E। ओके, question number 29. A car starts from rest to cover a distance of x. Coefficient of friction between the road and the tire is mu. The minimum time in which the car can cover a distance x is proportional to what? देखो, कार को एसलेरेट कौन करवाता है, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। अगर कार राइट की तरफ एसलेरेट कर रहा है, फ्रिक्शन, तो इसको एसलेरेशन लेफ्ट देने में का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन लेफ्ट में नहीं लगेगा, फ्रिक्शन राइट में ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही कार को ये एसलेरेशन मिल पा रहा है ना। कार के जो व्हील्स होते हैं वो ऐसे रोटेट करते, यस और नो? तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी टेंडेंसी राइट में मूव करने की होगी या लेफ्ट में, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन? लेफ्ट। रोटेशन की वजह से वो लेफ्ट में मूव करना चाहेगा, और क्योंकि ये पॉइंट ग्राउंड से कांटेक्ट में और ग्राउंड तो रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, ये पॉइंट ग्राउंड के साथ रेस्ट पे रहे। तो अगर ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पे राइट पे लग रहा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन द कार एक्सेलरेट्स। ओके, तो इस कार का अगर तुम फोर्स इक्वेशन लिखते हो, लेट अस से कार का मास m है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो खालीमुळे चिपकता येते. अपना माइक ऑफ रखो प्लीज अशुरे। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। और देखो यहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं कि मिनिमम टाइम कितना होगा। मिनिमम टाइम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए चाहिए, तो मिनिमम टाइम के लिए अपन एक्सेलरेशन कैसा निकालेंगे, मैक्सिमम या मैक्सिमम? सो वी विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और अगर मुझे एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए तो अपन फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम लगवा देंगे, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू mg। तो यहाँ से a मैक्स कितना आ रहा है, कार का जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, म्यू टाइम्स जी, जी। म्यू टाइम्स जी। और अगर एक्सेलरेशन मिल गया, इनिशियल स्पीड 0 ले लो, डिस्टेंस x कवर करवाना है, और टाइम t निकालना है। क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन मैक्सिमम ले लिया तो यहाँ से टाइम मिनिमम आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं इन सब पे? सेकंड इक्वेशन, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2x अपॉन म्यू जी, इसका अंडर रूट। और अपन को चेक करना है कि म्यू के साथ टाइम कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 30 देखो। In the system M1 is more than M2 and thread Q are
is holding the system. If the thread is cut, then just after cutting, acceleration of m1 m2 निकालना है. ओके, तो देखो जब थ्रेड को अपन ने कट नहीं किया था, जब थ्रेड था सिस्टम में, उस समय पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा. Yes. Yes. और ये वाला जो पार्ट है, ये स्ट्रिंग है कि स्प्रिंग है? ये वाला पार्ट जो मैंने येलो में मार्क किया, Spring है. इसको तुम स्प्रिंग मानोगे. भले कुछ पार्ट तुम्हें स्ट्रिंग भी दिख रहा है, मगर वो स्प्रिंग का ही एक्सटेंशन है, स्प्रिंग का ही पार्ट है. तो इस पूरे येलो को तुम स्प्रिंग मानोगे, और जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग होगा. और कट करने से पहले अगर तुम m1 का FBD देखोगे, इस पे m1G नीचे लग रहा है, और स्प्रिंग मान लो इस पे टेंशन T1 ऊपर लगा रहा है, तो T1 जो है वो m1G के इक्वल होगा, राइट. और अभी अगर तुमने ग्रीन वाले स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो QR के अंदर टेंशन कितना हो जाएगा कट करने की तुरंत बाद? 0. 0. लेकिन जो स्प्रिंग है, क्या उसके अंदर टेंशन चेंज होगा कट करने No. की तुरंत बाद भी? नो. नहीं. अपन ने सीखा था कि अगर तुम किसी स्ट्रिंग या स्प्रिंग को कट करते हो, तो सिस्टम में जो दूसरे स्प्रिंग्स होंगे उनमें टेंशन अनचेंज रहेगा इमीडिएटली आफ्टर कटिंग. कट करने के तुरंत बाद ये सिचुएशन होगी. ओके, तो मुझे बताओ m1 का एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या m1 पे कोई भी फोर्स चेंज हो रहे कट करने के बाद भी? No. नहीं, कट करने के बाद भी सिचुएशन सेम, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा इमीडिएटली आफ्टर कटिंग. और अगर तुम m2 को ऑब्जर्व करते हो, अभी m2 पे नीचे m2G फोर्स लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर T2 लग रहा होगा, सॉरी ऊपर T1 लग रहा होगा, स्प्रिंग का टेंशन. और T1 अपन को पता है ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, ये m1G के इक्वल होगा. तो क्या लगता है m2 किस तरफ भागेगा, ऊपर या नीचे? Upward. ऊपर. Upwards. क्योंकि ऊपर. पहले m1 पे ये वाले स्ट्रिंग का टेंशन T2 भी नीचे लग रहा था, जो इसको बैलेंस कर रहा था. तो अभी अगर ये वाला फोर्स गायब हो गया स्ट्रिंग को कट करने के कारण, तो इफेक्टिवली ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ गया होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स होगा. और फोर्स Okay. इक्वेशन क्या मिलेगा अपन को? m1G माइनस m2G इक्वल्स टू m2A. तो m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा? m1 माइनस m2. GM1 minus M2. divided by m2. तो अभी देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या पूछा है. अपन ने सारी चीजें निकाल ली. ऑप्शन ए को चेक करो. एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज 0 एंड m2 इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स. यही ऑप्शन करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes. Correct. और अपन ने कितना एक्सेलरेशन होगा ये भी निकाल लिया. अगर कल में पूछा होता कि m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो दिस इज द एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते कि वो गलत क्यों है. ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज 0, ये तो गलत हो गया. एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज 0, ये भी गलत है. एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी नॉन जीरो, ये भी गलत है. खाली ऑप्शन ए मैच हो रहा है, राइट. ओके, 31st क्वेश्चन देखो. A lift is moving downwards with an acceleration equals to acceleration due to gravity. A body of mass m is kept on the floor of the lift. It is pulled horizontally. If the friction is mu, then the frictional resistance offered by the body is how much? मुझे बताओ अगर लिफ्ट G से नीचे जा रहा है, फ्री फॉल इसका नॉर्मल फोर्स कितना होगा? फ्री फॉल Zero. 0. से इसका एफवीडी बनाते हो, नीचे इसका वेट, और ऊपर सीडो फोर्स भी mg के इक्वल ही होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज g. तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, और नॉर्मल 0 तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी 0 होगा, तो फ्रिक्शन कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा ना. आंसर 0 होगा इसका. ओके, ये सवाल देखो. What is the maximum value of the force such that the block shown in the arrangement does not move? यहाँ पे ब्लॉक का एफवीडी बना दो. ये फोर्स को F मान लो. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F/2 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट √3 F/2 होगा. वेट √3 kg दिया हुआ है. और क्या फोर्स लग रहा है? इसका √3g वेट लग रहा होगा, Wait. और म्यू भी दिया हुआ है 1/2 √3.
नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? √3g minus √3f/2 G Add plus होगा। प्लस plus plus ये नॉर्मल होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, म्यू टाइम्स एन। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए ना, सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, तो उस समय फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट में लगा रहा होगा। तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? F/2 इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन, और एन मतलब √3 इंटू जी, जी को 10 मान ले, प्लस √3f/2 अच्छा म्यू भी दिया हुआ है अपन को, म्यू कितना दिया हुआ? 1/2। तो शायद इससे ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहला टर्म क्या आ जाएगा? 10√3/2√3 5, पहला टर्म 5 होगा ना, और दूसरा F4 टर्म f/4। तो f/4 को LHS में ले जाओ, तो सॉल्व करने पर 10 f/4 न्यूटन। 5 के इक्वल हो जाएगा, और f कितना आ रहा है? 20 Newton. 20 न्यूटन। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. 20 newtons. Particle moves on a rough horizontal ground with initial velocity v0. If half of its velocity is decreased due to friction, इसका वेलोसिटी v0/2 हो गया इन टाइम t, और इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? लेफ्ट की तरफ। Left side. फ्रिक्शन काइनेटिक होगा ना, म्यू mg, और फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इनटू, अगर एक्सेलरेशन कर दूं मैं, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? म्यू जी टुवर्ड्स लेफ्ट, ये एक्सेलरेशन आ गया। और पूछा क्या है अपन से? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तो इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन निकाल लिया और टाइम पता है। कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं इन सब पे? First equation. फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल प्लस v इक्वल्स टू u प्लस et, और a विल बी माइनस म्यू जी, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इनटू t0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर म्यू की वैल्यू क्या होगी? V0/2g/T0. T0, ऑप्शन ए, राइट। 34th देखो, block of mass 2 kg is hanging with two identical massless springs as shown in the figure. ये दोनों springs है। इनिशियली ब्लॉक कैसा होगा? जब दोनों स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा ना इनिशियली। Equilibrium. ओके, उसके बाद अपन राइट वाले स्प्रिंग को कट करें, द राइट स्प्रिंग ब्रेक्स, और राइट स्प्रिंग के ब्रेक होने के बाद ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये अपन को फाइंड करना। तो जब राइट स्प्रिंग ब्रेक होगा, मुझे बताओ क्या लेफ्ट वाले स्प्रिंग के टेंशन में कुछ भी इफेक्ट आएगा? नहीं, No. राइट वाले स्प्रिंग के कट करने के तुरंत बाद लेफ्ट वाले स्प्रिंग में टेंशन सेम रहेगा जो पहले था। तो इसीलिए ब्रेक होने से पहले अपन टेंशन निकाल लेते, कितना होगा। उसके लिए अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, इस पे 20 नीचे लग रहा होगा, और इन दोनों पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस तरफ लग रहा होगा, और ये दोनों स्प्रिंग फोर्स को अपन इक्वल मान सकते हैं सिमेट्री से, Yes. क्योंकि दोनों एंगल सेम दिया हुआ है, इसलिए अपन इक्वल मान पा रहे। इसका वर्टिकल से एंगल कितना होगा? हॉरिजॉन्टल से अगर 30 डिग्री है तो वर्टिकल से कितना? 60 degree. 60। और अगर तुम इक्वल नहीं भी मानते भी वो इक्वल आ जाता, क्योंकि अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को बैलेंस कर देते। तो ये बैलेंस तभी होता जब ये दोनों एंगल्स, ये दोनों फोर्सेस सेम होते। दोनों फोर्सेस इक्वल होते तो करेक्ट। तो एफएस को अपन सेम मान सकते दोनों स्प्रिंग्स में, एंड वर्टिकली क्या मिलेगा अपन को? 2fs cos 60 Cos will 60. balance 20। 20. तो एफएस की FS वैल्यू 20 कितनी आ रही 20 Newton. 20 Newton. है? एफएस 20 न्यूटन आ रहा है, करेक्ट। तो देखो बेसिकली इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? नीचे 20 न्यूटन लग रहा है, ये वाला 20 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, और ये वाला 20 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है,
और इन तीनों फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स कितना आ रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट, 0. 0. इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 आ रहा है, राइट? तो अभी इसमें से अगर मैं ये वाला 20 फोर्स गायब कर दूं तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये वाला 20 और ये वाला 20 इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा? Yes. 20। देख बेसिकली अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 इन तीनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 आ रहा है और अगर मैं F3 को गायब कर दूं तो जो बचे हुए F1 और F2 होंगे क्या ना ऐसे वो माइनस F3 के इक्वल होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? Yes. अगर तुम F3 को गायब करोगे तो जो बचा हुआ F1 F2 है, अगर उसका तुम्हें रिजल्टेंट चाहिए तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो बचे हुए दो फोर्सेस है ये वाला और ये वाला, इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली गायब करने वाले फोर्स के ऑपोजिट होगा विद द सेम मैग्नीट्यूड 20। तो जब तुम ये स्प्रिंग को कट कर रहे हो तो ये स्प्रिंग पहले जितना भी फोर्स लगाता था 20 न्यूटन इस तरफ, ब्लॉक पे अभी रिजल्टेंट फोर्स 20 न्यूटन इस तरफ होगा और रिजल्टेंट फोर्स को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, A 10 option. मीटर पर सेकंड्स पे। और मान लो तुम्हें अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछा होता तो तुम बोल सकते हो कि डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ही होगा, कट करने वाली स्प्रिंग से जो भी फोर्स लग रहा था उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। सबको समझा ये लॉजिक? ओके, नेक्स्ट सवाल देखते। फिगर शोज द 4 different ways in which a constant force P can be applied to a block of mass M kept on a rough surface. The situation in which the block can be moved with the least effort. ये देखा था ना अपन ने? ऑप्शन सी से। फर्स्ट केस में जब तुम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। जब तुम ब्लॉक को पुश कर रहे हो तो इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा और ये नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज कर देगा। नॉर्मल फोर्स बढ़ गया तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बट ऑप्शन सी में P का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नॉर्मल फोर्स को कम कर रहा होगा और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी कम हो जाएगी। अच्छा, और डी ऑप्शन में तो इसको मूव करवा ही नहीं पाएंगे ना, ये तो बहुत ही रैंडम है। वर्टिकली अपवर्ड्स अगर तुम लगा रहे हो तो हॉरिजॉन्टली वो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो खाली ऑप्शन सी मैच हो रहा है। ऑप्शन सी में तुम मिनिमम फोर्स से ब्लॉक को मूव करवा सकते हो और वो मिनिमम फोर्स कितना आया था याद है ये सबको? म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू 1 स्क्वायर plus एट tan theta equals to mu. mu. Yes. Okay. Question number 36. A baby is sitting on a horizontal surface of triangular block B, which is sliding on a frictionless fixed inclined plane. Find minimum coefficient of friction between the baby and the triangular block B so that the baby remains stationary with respect to the triangular block. देखो इंक्लाइन के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ये वाला जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, मगर जो ये वाला सरफेस होगा इस पे फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? एज पर द क्वेश्चन होगा। Why don't we? फ्रिक्शन होगा और ये अपन को फाइंड करना है। इस पे मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए ताकि बेबी स्लिप ना करे। द बेबी रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रायंगुलर वेज, मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? वो ट्रायंगुलर वेज के साथ ही जा रहा होगा और क्योंकि वो लोग ने मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, अपन ट्रायंगुलर वेज और बेबी के बीच में फ्रिक्शन कैसा अप्लाई कर देंगे? कैसे नेचर का? लिमिटिंग Limiting. फॉर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि अगर ट्रायंगुलर वेज और बेबी के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा तो इन दोनों को अपन एक सिंगल सिस्टम मान सकते? यस सर। तुम अज्यूम कर सकते हो कि एक सिंगल सिस्टम स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखते हो उसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन कितना होता है? G sin theta. mg g sin थीटा। इस केस में g sin 60 होगा। दैट मींस वेज और बेबी, ट्रायंगुलर वेज और बेबी कहने से इन दोनों का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन कितना होगा? g sin 60। G sin 60.
अभी अगर तुम इस बेबी को ऑब्जर्व करते हो फ्रॉम द वेज फ्रेम, वेज के फ्रेम से इस बेबी का एक्सेलरेशन कितना होगा अगर वो वेज पे स्लिप नहीं कर रहा? तो Zero. कहने से इन द वेज, 0. इन द ट्रायंगुलर वेज फ्रेम, ये कैसा फ्रेम है, I4 या NIFOR? NIFOR. NIFOR, NIFOR. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम में द बेबी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये बोल सकते हैं अपन, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा। तो इसलिए इसी फ्रेम में अभी अपन बेबी का एफवीडी बना देंगे। देखो सबसे पहले अपन ने वेज और बेबी दोनों को सिस्टम मान के दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकाल ली, लेकिन अगर अभी मुझे फ्रिक्शनल फोर्स से डील करना है, बेबी के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, क्या वो दोनों को सिस्टम मान के किया जा सकता है या अपन को अलग से बेबी का एफवीडी बनाना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स से डील करने के लिए अलग से बेबी का एफवीडी बनाना पड़ेगा ना इधर। Yes. तो बेबी के एफवीडी में इन द निफॉर फ्रेम क्या क्या फोर्स लग रहा है? इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, वेज का नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, Pseudo force. लग रहा होगा Up the incline. mg sin 60. of the incline, mass of the baby into acceleration of the frame। और मुझे बताओ अगर बेबी इक्विलिब्रियम पे है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स राइट या लेफ्ट, कहाँ लगना चाहिए? Left. लेफ्ट की तरफ। और फ्रिक्शनल फोर्स का जो नेचर है वो कैसा होगा? लिमिटिंग, तो म्यू Limit. इनटू एन लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अगर लेफ्ट में लगेगा तभी वो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर पाएगा। सो लेट्स राइट द फोर्स इक्वेशन इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर तुम फोर्स इक्वेशन लिखते हो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? नॉर्मल फोर्स। Normal force. अच्छा, ये एंगल कितना होगा? 30 degree. 30 डिग्री। तो वर्टिकल में n प्लस mg sin 60 इंटू cos 30 इक्वल्स टू mg, ये आ जाएगा। Yes, sir. वर्टिकल में समझ में आया ये सब? अच्छा, sin 60 cos 30 दोनों √3/2 होते हैं, Sin square 6. 3/4, 3mg/4 हो जाएगा। तो इससे नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है? mg/4. नॉर्मल फोर्स mg/4 होगा। और अभी हॉरिजॉन्टली अगर तुम देखते हो, हॉरिजॉन्टली म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू टाइम्स mg/4 विल बैलेंस व्हाट? mg sin 60 cos 60. mg sin 60 का 60 हॉरिजॉन्टल cos 60. कंपोनेंट व्हिच इज cos 60। ये समझ में आया सबको? mg sin 60 को अगर तुम रिजॉल्व करोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इनटू cos 60 हो जाएगा। तो यहाँ से mg कैंसिल, व्हाट इज sin 60 into cos 60? √3/2 into 1/2, √3/4. ये √3/4 हो जाएगा। और 4 कैंसिल हो गया इधर, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही? √3. 3. √3। सो दिस इज वन ऑफ द रेयर केसेस जहाँ पे म्यू 1 से बड़ा आ रहा है। इज इट इम्पॉसिबल कि म्यू 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता? नहीं, वो बड़ा हो सकता है मगर काफी रेयर होता है, बट स्टिल म्यू कैन बी मोर देन 1। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सबको समझ में आया ये एग्जांपल? Yes. ओके। सर यस, बोलो। सर पिछले सवाल में हम ऐसा मान सकते हैं कि वो जो ब्लॉक डी है वो रेस्ट पे रहेगा, तो बेबी भी रेस्ट पे रहेगा, तो फिर डायरेक्टली tan 60 is equal to म्यू वैसा कर सकते तू जो बोल रहा है वो तब होता जब यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होता ना, बट इंक्लाइन तो स्मूथ है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या अच्छा। ब्लॉक भी रेस्ट पे रह सकता है? ब्लॉक भी और बेबी, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, हाँ ओके सर है ना? ओके। 37th देखो, a horizontal force F is applied to a block of mass m kept on a smooth inclined plane of inclination theta as shown in the figure. The resultant force on the block up the plane is, अच्छा ये तो काफी आसान सवाल है ना, फ्रिक्शन भी नहीं है इधर, तो ब्लॉक का अगर तुम एफबीडी बनाओगे, इस पे नीचे mg लग रहा है और यहाँ पे f लग रहा है, तो अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स क्या होगा ये अपन को फाइंड करना है। तो mg का कंपोनेंट कितना होगा अलोंग द इंक्लाइन? mg mg sin theta.
F का component F cos theta. F cos theta. Cos So theta. net force up the incline will be F cos theta minus mg sin theta. mg sin theta. Option B मैच हो रहा है ना? Yes sir. ओके अच्छा देखो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में? 74. 74 ना, अपन ने आधे कर लिए अभी। बाकी के जो आधे क्वेश्चंस है उसका रिकॉर्डिंग मैं तुम लोग को भेज दूंगा बाद में। तुम लोगों ने अटेम्प्ट कितने कर लिए टोटल? सर रहे एक्सरसाइज हैं। 1 हो गया है, एक्सरसाइज 2 बाकी है। अच्छा तो देखो कल के लेक्चर के पहले एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चंस है? 19 है। 19 और एक्सरसाइज 3 में भी ज्यादा नहीं, इसके आंसर की में ही देख लेते हैं, इससे तो अपन को आइडिया आ जाएगा। एक्सरसाइज 4 में 20 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 में 17 प्लस 19 36 प्लस 5 मैच द फॉलोइंग 41 एंड 41 प्लस 20। लास्ट ईयर जेईई का बाद में कर लेना। 41 प्लस 20 तो अराउंड 60 क्वेश्चंस। कल के लेक्चर के पहले इतने अटेम्प्ट कर सकते हो? Sir exercise 4 next time. एक काम करो पहले एक्सरसाइज 4 कर लो, क्योंकि एक्सरसाइज 4 का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, तो कल के लेक्चर में अपन पहले एक्सरसाइज 4 ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Yes sir. ओके तो आज मैं लेक्चर थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, अभी जो तुम्हें टाइम मिल रहा है उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में इन्वेस्ट कर लो। कल के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद अपन को टाइम मिला तो एक्सरसाइज 2 और 3 भी कर लेंगे। अदरवाइज इनके रिकॉर्डिंग्स में तुम लोग को अलग से बाद में भेज दूंगा, ठीक है? ओके चलो फिर कल मिलते हैं, बाय एवरीवन, टेक केयर। सर तो कल हम एक्सरसाइज 1 कंटिन्यू कर रहे हैं कि 4 कर रहे हैं? पहले 4 कर लो, 4 को प्रायोरिटाइज करो पहले। 4 करने के बाद तुम्हें जो टाइम मिलता है उस टाइम में फिर तुम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लो, एक्सरसाइज 1 2 3 के, ओके ठीक है? ओके चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।